चलो क्लास शुरू करते हैं बेटा। पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़ाई की था उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग बातचीत किए थे बेटा कि हम लोग को मॉडल में एक एटम का जो मॉडल होगा, एटम कैसा दिखना चाहिए उसका जो मॉडल होगा, उस मॉडल पे कई सारा मॉडल का पढ़ाई करना है हम लोग को, जिसमें एक रदरफोर्ड का मॉडल है। रदरफोर्ड के बाद बोल बेटा किसका मॉडल पढ़ने वाले हम लोग? बोर का मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लिसन, रदरफोर्ड नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना आपके बोर्ड के सिलेबस में है। और अगर सिलेबस में नहीं भी होता बेटा तो भी समझ लो, बोर को समझने के लिए रदरफोर्ड को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के आपके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, रदरफोर्ड क्या क्या गलती किया, उसका डिमेरिट्स क्या था। इसी का आंसर होगा कि इसको ठीक कौन किया, तो बोर किया। कैसे किया, तो फिर बोर का थ्योरी आपको समझना है। तो बोर का थ्योरी से बेटा रदरफोर्ड रिलेटेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो चलिए, ये देखो, अगर आपके सामने ये मॉडल रखते हैं और पूछते बोल बेटा ये किसका मॉडल है, इस तरह का मॉडल कौन दिया, बता सकते हैं आप में से कोई बेटा? तुम लोग आवाज सुनाई दे रहा मेरा? हाँ सर। हाँ सर। जब सवाल पूछते ये बोलते ना बेटा चुप हो जाता, फिर फालतू काम करता तुम लोग। अरे ना है तो ना तो बोलना सीख रहे गधे लोग। आपसे एक सिंपल से कि आप इस वक्त जो स्क्रीन पे देख रहे हैं डायग्राम मॉडल जो भी है एटम का, क्या लगता है ये किसका मॉडल है? नहीं पता। नहीं पता सर। कोई आइडिया कुछ भी? अच्छा चलो ना एक बार फिर से बात करते हैं। सर, हमारे पास सर, कई सर। सारा मॉडल था, सुन लो एक बार, सुनो। डाल्टन का मॉडल था बेटा सबसे पहले। डाल्टन के बाद जे थॉमसन का मॉडल पे बातचीत की थे। जे थॉमसन का मॉडल का नाम क्या था? वाटरमेलन मॉडल या प्लम हाँ पुडिंग सर, मॉडल। प्लम प्लम फिर रदरफोर्ड का मॉडल था बेटा। फिर बोर का सर, मॉडल है ना? मॉडल। इनमें अच्छा से किसका मॉडल लग रहा है ये? थॉमसन। सर, थॉमसन का सर। थॉमसन का तो हो ही नहीं सकता भाई। थॉमसन का क्या बोला था? रदरफोर्ड थॉमसन तो मॉडल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात ही नहीं किया था, न्यूक्लियस का बात ही नहीं किया था। वो तो तो बोला था रदरफोर्ड का होगा वाटरमेलन में सर। इक्वल नंबर ऑफ रदरफोर्ड पॉजिटिव का और होगा नेगेटिव सर। चार्ज। रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का, क्योंकि बोर का सर ये ऑर्बिट था। तो यहाँ पे भी तो ऑर्बिट दिखा रहा है, देखो। तो मजेदार सर चीज वो सुनो, हाँ यही यही चाहते बेटा। देखो आप डिसाइड कर लो कि कैसा पढ़ाई पढ़ना चाहते हो। मेरा एक सिंपल सा फंडा बेटा, मेरा ये कहना है कि डिबेट करो पढ़ाई पे। डिबेट का मतलब आप अपना पक्ष रखो, हम बहस। अपनी बात रखेंगे। अगर आपको कोई चीज समझा दिए और अगर आप उसको समझ गए बेटा, तो फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन करना सीखो। और अगर नहीं समझे हैं तो सिंपल क्वेश्चन करो कि ये क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, लेकिन पूछो, बात करो। मजेदार जी चीज ये बेटा कि आप इस वक्त जिसको देख रहे हैं ना, जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तब आप बोलोगे कि सर इस वक्त जो मॉडल दिख रहा है ये एक मिली जुली सरकार मॉडल है। इसके अंदर रदरफोर्ड का भी मॉडल जैसा बात दिख रहा है, इसके अंदर बोर का भी मॉडल दिख रहा है, और इसके अंदर एक और बंदा था जिसका नाम था सोमरफेल्ड, उसका भी मॉडल दिख रहा है। कैसे? तो समझो वो ऐसे। क्या ये सर, प्लैनेटरी समरफेल का सिस्टम मॉडल जैसा क्या नहीं लग बोलता है रहा? सर? हाँ बेटा, समरफेल का मॉडल क्या बोलता है सर? अभी तो तुमको बहुत कुछ बाकी। सोमरफील्ड के बाद स्क्रोडिंगर का मॉडल है, यही सब तो पढ़ेंगे बेटा आपके सिलेबस में। तो अभी यही तो बताएं अच्छा कि सर, जब ये अच्छा पूरे सर। चैप्टर को पढ़ लोगे तब समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या मॉडल दिख रहा है। और मोस्ट जी सर। कॉमनली बेटा एटम का स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करते या लिखते हैं। अच्छा अब सर। इसमें कुछ 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 नॉलेज दे रहे, डिस्कशन कर रहे, सुन लो। जी सर। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, यहाँ न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये रदरफोर्ड का बात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड पहली बार बात किया था, समझे? उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ऑर्बिट का बात हो रहा है। तो ऑर्बिट का बात कौन किया था? बोर किया था। तो ये बोर का मॉडल भी हो रहा है, और बोर का प्लैनेटरी मॉडल जैसा लग रहा है। बोर प्लैनेटरी मॉडल में क्या दिया था कि जिस तरीके से बीच में सन होगा, यहाँ पर प्लैनेट्स होगा, उसी तरीके से बीच में न्यूक्लियस होगा, साइड में इलेक्ट्रॉन होगा। ये बोर का मॉडल जैसा मैच कर रहा जी है। सर। लेकिन जी मजेदार सर। बात यह है, आप में से कोई बताएगा कि बोर के मॉडल में जो उसका ऑर्बिट था, बोर के मॉडल में जो उसका ऑर्बिट था वो हाँ कैसा सर। ऑर्बिट था बेटा? सर, इमेजिनरी लाइन, ओवल इमेजिनरी नहीं, लाइन उस पर सर। ज्योमेट्री पे बात कर, कैसा इमेजिनरी था ऑर्बिट सर। था?
सर्कुलर था कि सर्कुलर सर, elliptical हाँ था? सर सर्कुलर सर, सर्कुलर था सर। सर्कुलर था। लेकिन आप इस डायग्राम को देख करके बताओ तो क्या यहाँ पर ऑर्बिट सर्कुलर है या एलिप्टिकल है? सर इलेक्ट्रिकल। एलिप्टिकल है। और एलिप्टिकल का बात किया था सोमरफील्ड। तो देखो इसमें सोमरफील्ड का भी झलक नजर आ रहा हाँ सर। है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले बेटा रदरफोर्ड के बाद। एक मोटा मोटी आइडिया डिस्कस शुरू में कर ली कि क्या आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रदरफोर्ड में क्या हुआ था बेटा, इसका 3 हिस्सा है। पहला पार्ट आपको पढ़ना होगा एक्सपेरिमेंट, क्या होता है एक्सपेरिमेंट में। उस एक्सपेरिमेंट में आपको फिर पढ़ना होगा ऑब्जर्वेशन, क्या देखने को मिला एक्सपेरिमेंट में, आप क्या ऑब्जर्व किए। और उस ऑब्जर्वेशन से आपको निकालना होगा कंक्लूजन कि फाइनली क्या रिजल्ट निकला। 3 हिस्से में बात करेंगे। तो पहले सेटअप पे बात करते हैं। इसका सेटअप क्या था एक्सपेरिमेंट का। तो ये देखो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा है बेटा, या ऐसा करते हैं कि पहले नॉर्मल आपको हम समझाते हैं। ये देखो, मान लो कि आपके पास इस तरीके का एक ब्लॉक है। ब्लॉक, इसका डिजाइन देखो कैसा है बेटा, ऐसा ब्लॉक है। और किस चीज का बना हुआ ब्लॉक है? लेड का बना हुआ। लेड मतलब पीबी का बना हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। और यहां पर आप इस तरीके का लेड का शीट रखे हुए, और यहां पर बेटा एक होल किया हुआ है। और इसके आसपास इस तरीके से एक राउंड शेप का फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है, जो कि बेसिकली जिंक सल्फाइड होता है। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, क्या 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 बताएगा, सब पे बात करेंगे। ध्यान से सुनते रहना। और जहां नहीं समझ में आएगा सवाल पूछना। बार बार कहते बेटा सवाल पूछना। आज सवाल नहीं पूछने का नतीजा बेटा पेट्रोल का दाम 110 के ऊपर भाग गया। अगर आज हम लोग सवाल पूछते रहते तो यहां तक नहीं पहुंचते। सवाल पूछते रहना। समझ में आएगा तो उसका एडवांस पे सवाल पूछो, नहीं समझ में आएगा तो पूछो कि नहीं समझ में आया, लेकिन बात करते रहना। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट क्या होता है सर? अब पहले सेटअप को समझ लो, उसके बाद हम सारा कुछ बताएंगे। फ्लोरोसेंट लगा हुआ कुछ इस तरीके का एक ढांचा समझिए, एकदम सिंपल डायग्राम में आपको समझा रहे। अब यहां पर कौन बैठा हुआ बेटा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट बैठा हुआ। रेडियोएक्टिव एलिमेंट बैठा हुआ। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट से यहां से क्या निकल रहा? अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा। इतना तो आप पढ़ेंगे कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को एमिट करता है। हाँ सर। है ना। तो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो देखो अब हो क्या रहा है, पहले फ्लोरोसेंट को समझाते हैं। बेटा लोग बोल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के वक्त आप अपने बाइक से या कार से या किसी भी व्हीकल से ड्राइव करते हुए घर जा रहे हैं और रास्ते में कुछ ऐसा जगह पे स्टिकर्स लगा हुआ है पुलिस का या कुछ भी लगा हुआ है, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ता है वो चमकना शुरू कर देता है? हाँ सर। हाँ सर। डिवाइडर पे भी लगा होता है ना। सर लेकिन दिन के वक्त ऐसा येलो देखने को नहीं मिलता है। दिन के वक्त नहीं मिलेगा, रात को ये मिलेगा अंधेरे में। है हाँ ना। सर, रात को ही चमकता है सर। हाँ, यही चीज हो गया बेटा फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट, ठीक है। फ्लोरोसेंट का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो फ्लोरोसेंट एक ऐसा सब्सटेंस होगा बेटा जब उसके ऊपर फोटोन, लाइट या पार्टिकल जाकर टकराएगा। लाइट पार्टिकल जाकर टकराएगा, फास्ट मूविंग पार्टिकल टकराएगा, तो वो वहां पर क्या करना शुरू करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। तो देखो यहाँ होता क्या, समझना यहाँ पर। तो सेटअप दिख गया बेटा आपको? जी सर। अब सेटअप में एक दो बात और करेंगे, सुनो। एक सवाल आता है कि ये लेड के बॉक्स में क्यों रखा गया है। तो अगर आप पढ़ोगे अल्फा बीटा और गामा जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है, इसका प्रॉपर्टी अगर आप पढ़े होंगे बेटा तो प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया गया होगा कि अल्फा पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट लेड मटेरियल। पीबी को वो भेद नहीं सकता है, लेकिन दूसरी चीज को वो भेदते हुए निकल जाएगा। तो यहां रखने का मतलब क्या हो रहा है मालूम? अगर रेडियोएक्टिव यहां निकला हुआ है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल नहीं जा पाएगा, जो भी जाएगा सामने से निकलेगा। समझ में आ रहा है? और ये सामने से होते हुए बिल्कुल बीच से गुजरते हुए निकल जाएगा। और इसके बाद यहां पे रखा जाता है एक गोल्ड का फॉयल, गोल्ड फॉयल, जो काफी पतला होता है, लगभग 0.0004004 मिलीमीटर पतला, इतना पतला होता है। और गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद ये अल्फा पार्टिकल देखा गया है, अल्फा पार्टिकल यहां से निकलता है। अब पहला एक सवाल का जवाब देना। जी सर। ये किसका आवाज है बेटा? क्या आवाज निकाल रहा रे गधा लोग?
घूम रहा है बेटा। सर माइक। क्या अल्फा पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से? नहीं सर। नो सर। अल्फा पार्टिकल को ट्रेवल करते हुए देख सकते हैं हम लोग अपनी आंखों से? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तो समझना बात को, यहाँ पर यहाँ भले ब्लू कलर से बेटा अल्फा पार्टिकल को दिखा रहे, बट प्रैक्टिकली ये दिखेगा नहीं, बल्कि क्या दिखता मालूम है? अचानक यहाँ पर दिखेगा एक चमक आया, फिर देखा यहाँ एक चमक आया, यहाँ अचानक चमक आने का लेजर का मतलब तरह क्या सर। हो रहा है? ये अल्फा पार्टिकल जाकर यहाँ टकराया। यहाँ पर चमक आने का मतलब क्या हो रहा? अल्फा पार्टिकल यहाँ जाकर टकराया। तो जहां जहां टकराएगा बेटा वहां पर क्या आना शुरू हो जाएगा? ग्लो करेगा। हाँ जी सर। सर। तो ये सामने जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया गया है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगाया गया है? ये जानने के लिए कि लाइट किस तरफ जा कितना रहा है, अल्फा रे किस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम लोग रे को तो ट्रैवल करते हुए नहीं देख पाएंगे, तो उसके सामने इस तरीके का लगा दिए। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर सर। रेडियो एक्टिव ही क्यों लगाया गया सर? क्या चीज बेटा? रेडियो एक्टिव सर, रेडियो एक्टिव क्यों है सर? हाँ वो कोई इन सब नॉर्मल पर लाइट बात भी करेंगे, चला इन सब सकते पर बात करेंगे बेटा। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, पहले देखो तो क्या क्या हो रहा है। तो इस वक्त हाँ, हम लोग ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है? ये देख, जहां जहां बेटा कर रहे वहां पर आपको ग्लो दिख रहा है, यहाँ पर ग्लो दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब ध्यान से सुनना, अब ऑब्जर्वेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। 3 ऑब्जर्वेशन को दिमाग में बैठाओ। यहां पर आपको देखने को मिला ग्लो, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां ग्लो देखने को मिला। तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां ग्लो देखने को मिला। 3 मिला। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन को समझो, और घबराओ मत बेटा, अभी से एक्सपेरिमेंट को हम 2 से 3 बार रिपीट करने वाले हैं, ठीक है? 2 से 3 बार अलग अलग तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। जी सर। तो ये देखो, तो हुआ क्या कि अल्फा रे देखा गया ज्यादातर, ये इतना सारा देख रहे यहाँ पर कितना सारा ग्लो हुआ, इसका मतलब ज्यादातर अल्फा रे सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया स्ट्रेट वाला डायरेक्शन पे, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे। ये पहला कंक्लूजन मिला। दूसरा मिला कुछ है जो बेंड कर गया, कुछ जो है वो बेंड किया, और पाया गया बहुत कम ऐसा था जो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में गया, लगभग कई बार तो एकदम उल्टा चला आया। तो यहां पर 3 ऑब्जर्वेशन के साथ 3 कंक्लूजन। एक बार फिर से बात करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला? ज्यादातर लाइट सामने की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट निकल गया, कुछ बेंड किया, वापस पीछे चला गया। वेरी फ्यू डेविएट हो गया। रिवर्स हो गया, ठीक है? जी सर। इससे कंक्लूजन ये लगाया गया कि एक एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए रे सीधा चला जा रहा है। समझना बात को। अब बताओ, अल्फा पार्टिकल पढ़े हैं बेटा? डब्ल्यू पॉजिटिव हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। किसको सर? क्या लिखे सर? प्लस प्लस। क्या आप लोग अल्फा बीटा गामा ये 3 रे नहीं पढ़े बेटा लोग 9-10 में? पढ़े हैं सर। बात कर रहे, रिप्लाई दे। हाँ सर। हाँ सर। पढ़ा है ना? तो सर आपको पढ़ाया गया था अल्फा का सिंबल होता है ये He++, और बीटा रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम को, और गामा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए गामा के पास वेव नेचर है, इन लोगों के पास पार्टिकल नेचर है, क्योंकि ये लोग के पास मास है। पढ़ा ये सब प्रॉपर्टी? जी सर। नहीं जानता तो अभी फिलहाल इतना जान लो कि अल्फा पार्टिकल का सिंबल बोल। सर H++। हाँ, इसको आप ऐसे भी बोलोगे, डब्ल्यू पॉजिटिव हीलियम आयन, ठीक है? सर क्या बोलेंगे? डब्ल्यू पॉजिटिव। डब्ल्यू पॉजिटिव। जी सर। डब्ल्यू पॉजिटिव हीलियम आयन, ठीक है? डाई पॉजिटिव भी तो बोल सकते। हाँ, डाई बोलो या बोलो दूगो, दूठो, बोलना जो बोलना बोल। बात समझ में आया? जी सर। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो सुनो सुनो, बात सुनो, देखो। तो यहां से जा कौन रहा बेटा? अल्फा पार्टिकल। अगर आपसे एक सवाल पूछे, बोल व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल? H++। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। व्हाट इज द चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल? सर नेगेटिव सर। नेगेटिव है सर। ना? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये हाँ पॉजिटिव है हाँ ना? सर। हाँ सर। हाँ।
तो सोचो तो, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? सर नहीं पता। पॉजिटिव। लेकिन जिस वक्त रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने बैठा था, याद रखना, उस वक्त न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो देख अब यहां से रदरफोर्ड कैसे अंदाज लगाने वाला है और कैसे डिस्कवर करने वाला है, उस पर ध्यान देना। तो मान के चलो कि हम लोग को नहीं पता है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज। अब देख, अल्फा पार्टिकल जब यहां से गुजरने का कोशिश किया तो बेंट हो गया, अल्फा पार्टिकल जब यहां से गुजरने का कोशिश किया तो बेंट हो गया, और अल्फा पार्टिकल जब यहां से गुजरने का कोशिश किया तो बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में भाग आया। देख तो तीन चीज दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादातर ये सीधा निकल गया, कुछ बेंट किया, और बहुत कम उल्टे डायरेक्शन में आया। दिख रहा है ये तीन चीज? हाँ सर। चलो दोबारा बात करते हैं, फिर से समझो। आओ देखो, दिख रहा है ये लेड बॉक्स? हाँ सर। जी सर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, सामने जी एक सर। आउटलेट का स्क्रीन रखा हुआ है, और ये देखो हाँ बोल्ट सर। फॉयल रखा हुआ है। हाँ सर। ये देखो सीधा गया, ज्यादातर ये देखो स्ट्रेट जा रहा है, कुछ बेंड किया है, कुछ पीछे हाँ की सर। तरफ आया है। हाँ इससे सर। यहाँ पे अंदाजा लगाओ, ये वाला देखो एटॉमिक व्यू, देखो एटॉमिक व्यू, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को समझो। देखो तो क्या हो रहा है, रे देखो सीधा जा रहा है, सीधा, लेकिन हाँ जैसे सर। ही वो बीच के सेंटर से जाने का कोशिश कर रहा है, बेंड कर जा रहा है, सेंटर से जाने जी का सर। कोशिश कर रहा है, बेंड कर जा रहा है। तो सोचो जी सर। लॉजिक क्या होगा कि, सर पॉजिटिव चार्ज रिपल सर। हाँ वेरी गुड, कि अल्फा तो होता है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, और अगर रे मुड़ जा रहा है तो इसका मतलब वहां जरूर कोई पॉजिटिव बैठा हुआ जो उसको रिपेल कर दे रहा है। हाँ सर। तो इस तरीके से रदरफोर्ड के ध्यान में आया कि सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ। याद रखना इस बात को, यहां पर न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, लेकिन यह प्रूफ नहीं हुआ था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, यह नहीं पाया गया था। सिर्फ यह बात हुआ था कि सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो बैठा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? जी सर। और फिर से बात करते दोबारा। देखो देखो तो, जो रे सीधा जा रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास से गुजरने का कोशिश कर रहा है वो बेंड कर रहा है, और जो न्यूक्लियस के बीच से जी जाने सर। का कोशिश कर रहा है वो वापस आ जा रहा है। पीछे जाएगा। लेकिन बाकी पास करो तो सीधा निकल जाएगा। हाँ सर। तो मोस्ट ऑफ द रे वेंट स्ट्रेट, ज्यादातर रे सीधा गया। क्या साबित करता है? साबित करता है कि एक एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। खाली कुछ बेंड किया, क्या साबित करता है? ये साबित करता है, सुनो ध्यान से, कुछ बेंड किया, ये साबित करता है कि सेंटर में कोई पॉजिटिव है जो उसको मोड़ दे रहा है, और बहुत 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 कम वापस आया। क्या साबित करता है? वो ये साबित करता है कि सेंटर में जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो बोलो ज्यादातर ये पीछे भागा था, हाँ सर। है ना? तो बहुत कम पीछे आने का मतलब क्या साबित हो रहा है कि न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा है। छोटा है, और छोटा के साथ वो भारी भी है, हेवी भी है, कि ऐसा भी नहीं हो पा रहा कि इसको टकरा के भेदते हुए तोड़ते हुए निकल जाए। भारी है, कुछ नहीं, से टकरा के वापस आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? जी सर। चल बेटा दोबारा समझाएंगे, फिर बात करेंगे। देख यहाँ पर, अब इसको बुकिश लैंग्वेज से समझो, जो कि आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू मेटेलिक शीट विदाउट एनी डेविएशन, मतलब स्ट्रेट निकल गया। इससे साबित क्या हुआ? द एटम स्पेस। ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ, वैकेंट है। जी सर। फिर क्या बोला? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया। तो क्या बोलता है? इससे क्या साबित हुआ? अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैविंग कंसिडरेबल मास could not deflected only by some heavy, could be deflected only by some heavy positive center। और यहां पर ये हेवी पॉजिटिव सेंटर का नाम क्या दिया गया बेटा? न्यूक्लियस सर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो यहां पर न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। जी सर। और क्या बोला? एन एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, ध्यान दो, यहां पे बोला कुछ अल्फा पार्टिकल, यहां बोला बहुत कम अल्फा पार्टिकल बड़ा एंगल से वापस चले आया 180 डिग्री, है ना? इससे क्या साबित हो रहा है कि बीच में जो बैठा हुआ है वो हेवी है, छोटा है और छोटा है भारी है ना? माइन्यूट है, देखो बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? स्कूल के एग्जाम में ये आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना होगा। चलो फिर से समझाते हैं, देखना यहाँ पर, आओ।
वीडियो दिख रहा है आप लोगों को बेटा? तो ये हाँ देखो, सर। इस वक्त क्या दिखा बेटा? ये सेटअप समझ में आ रहा है? देखो तो ये सेटअप, बोलो ये क्या है? ये जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। यहाँ पर देखो तो गोल्ड का फॉयल है, और यहाँ से अल्फा रे का बॉम्बार्टमेंट हो रहा है। हो रहा है? जी सर। चलो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखो, डिफ्लेक्शन देखो, ज्यादातर ये सीधा जा रहा है, कुछ पीछे आया, हाँ सर। बहुत कम पीछे मिलेगा, बाकी बेंड कर गया, है ना? हाँ सर। अब इसको किस मॉलिक्यूल, किस पे देखेंगे? एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूल के अंदर ढुक करके देखते हैं। तो देख, अब ध्यान से देखना बेटा, जो पिंक कलर का पार्टिकल था वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, है ना? एक बार अल्फा समझिए, यहाँ पर पार्टिकल। देखो, देखो ये देखो, ये एक एटम है बेटा, ध्यान से समझना, ये एटम है, और बीच में ये जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये सब अल्फा पार्टिकल है। वीडियो पे इस हाँ बात सर। का ध्यान देना कि जब इधर से जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन हाँ जब ये पास से गुजरने का कोशिश करेगा तो बेंड कर जाएगा। बंद और कर देखो ये जाएगा, जो यहाँ से जाने का कोशिश कर रहा है, ये पीछे जाएगा। रिपेल आ जाएगा, है ना? हाँ सर। चलो फिर से देखो उसको, स्लो मोशन में देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या समझ में आया बेटा अभी तक इससे हम लोग को? एक बार फिर से बात करते हैं, ध्यान से सुनना। 3 ऑब्जर्वेशन, 3 कंक्लूजन। पहला ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर ये सीधा निकल गया। कंक्लूजन क्या है? एक एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, कुछ बेंड किया। कंक्लूजन, बीच में एक पॉजिटिव बीच चार्ज, में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और वापस आ गया। ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये काफी छोटा है और हेवी है। हेवी है। और ये बात बेटा ऐसे भी साबित होता है, देखो समझाते हैं, देखो एक लॉजिक से समझो। यहाँ पे बात कर बेटा, बोल, अगर आपसे एक सवाल पूछे, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU, सर। है ना? जानते हैं ये 12 AMU जो मास है ये एक्चुअली में किसका मास है? ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस का मास है। जी सर। बोल, इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरेटिवली बोल, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। पहले बोल, C6H12 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये 6 है ना? बोल, हाँ सर। रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का 1, प्रोटॉन का 1, इलेक्ट्रॉन का 1 - 20। 0। 0। क्लियर है रिलेटिव मास? अरे तो बोल, यहाँ हो गया 0, यहाँ 6, यहाँ 6, टोटल कर कितना आ रहा बेटा? 12। यहाँ से भी पता चल रहा है बेटा, न्यूक्लियस का मास जो होता है वही एटम का मास को डिफाइन करता है, याद रखना। अब चलो, जो एक्सपेरिमेंट किए हम लोग, उस एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व के बाद जो कंक्लूजन निकाले, अब उसके मुताबिक एक मॉडल तैयार किया गया, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया था जो आपको नहीं पढ़ना, उसका डायरेक्ट आउटपुट पढ़ना है। सुनो क्या क्या। रदरफोर्ड अपने मॉडल को 2 हिस्से में बांट दिया बेटा। एक हिस्से को नाम दिया न्यूक्लियस, और बाकी हिस्से को नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा उसका मॉडल? हाँ सर। अब न्यूक्लियस के बारे में देखो क्या बताया जा रहा है कि न्यूक्लियस जो होगा वो छोटा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और सेंटर में मौजूद होगा, और पूरा एटम का मास वही डिसाइड करेगा। देखो तो ये सारा बात समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस के जी बारे में सर, और क्या जी बताया, सर। ध्यान से सुनो, ये आपको याद रखना है।
आपको ये बताया गया कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, देख बेटा इस पे क्वेश्चन बनता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस का जो वैल्यू होगा सेंटीमीटर में इतना और मीटर में इतना के आसपास आएगा। इसको अभी छोड़ दो। तो आपको न्यूक्लियस का डायमीटर का वैल्यू याद रखना है। उसके बाद आपको यह बताया गया कि डायमीटर ऑफ ज्यादातर एटम जो होता है वो इसी के बीच में लाई कर रहा है। देखो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम के हिसाब से बात हो रहा है। तो इसका यूनिट जो होगा सेंटीमीटर मीटर में, ये सब यहाँ ध्यान दो। साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ एंगस्ट्रॉम सर, एंगस्ट्रॉम यूनिट आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अच्छा सर। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस का कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला दिया। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला 1.4 10⁻⁻13 a⁻⁻1/3 इतना सेंटीमीटर, ये एक फॉर्मूला दिया। ये सब बेटा आपको याद करना होगा। उसका मॉडल, तो उसका मॉडल को देखो आप कैसे याद करोगे, फिर से समझो, सिंपल है। याद रखना न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दो होगा। न्यूक्लियस के बारे में याद रखना, छोटा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, सेंटर में होगा और पूरे एटम के मास के लिए जिम्मेदार होगा। और वैल्यू ये याद रखना, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, और ये याद रखना आपको। अब राइट साइड में आ जाओ, देखो क्या बताया जा रहा है। बाहर के बारे में क्या बताया गया कि ज्यादातर हिस्सा खाली होगा। इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हाई स्पीड में फिक्स्ड पाथ में घूमता रहेगा, जिसको ऑर्बिट या शेल कहेंगे। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो बैलेंस करेगा। बोलो, पढ़े ना फिजिक्स में, घूमता हुआ बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स काम करेगा। हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, बेटा ये न्यूक्लियस है, तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ सर। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा। और साथ में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय अ लार्ज एम्प्टी स्पेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का दूरी काफी ज्यादा होगा। ये था। तो ये बेटा आपको मॉडल याद रखना होगा क्या क्या बताया है। अब यहां देखो आपको इसको करना क्या, डील कैसे करना है। ये देखो, ये रहा। अगर बातचीत करेंगे, नॉट दिस वन, इससे बेटर होगा ये बातचीत करेंगे। ये देखो, तो न्यूक्लियस का जो बेटा डायमीटर होगा उसका ये वैल्यू आपको याद रखना है। और साथ में ये याद रखना है कि एटम का डायमीटर इतना होता है। ये रट जाओ बेटा, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। इसको रट जाओ, दोनों डेटा। तो बोल, कौन बड़ा हुआ, किसका डायमीटर बड़ा हुआ, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻15? 10 सर। कितना गुना बड़ा हुआ, 5 गुना सर। कितना गुना बड़ा हुआ, 10⁵। हाँ। इसका यह मतलब होता है बेटा कि न्यूक्लियस का डायमीटर के मुकाबले में एटम का जो डायमीटर होगा वो इतना गुना बड़ा होगा। इतना गुना का मतलब समझते हो, इतना टाइम्स 10⁵ का मतलब 1 लाख होता है। जी सर। इससे आप दोनों अंदाजा लगाओ। पहले यह लगाओ कि बोल एटम छोटा होता है या बड़ा होता है। सर बहुत छोटा। बहुत छोटा होता है ना। तो उस बहुत छोटा का जो भी डायमीटर होगा, ये वाला लाइन, उसके मुकाबले में उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो 1 लाख गुना छोटा होगा। जी सर। इससे क्या साबित हुआ कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। थोड़ी देर पहले जो हाँ, रदरफोर्ड सर। का मॉडल में बात हो रहा था वो इसका वैल्यू से साबित हो रहा है। और ये वैल्यू आपको जी याद सर। रखना है। क्या याद रखना है कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इस रेंज में आएगा। और अगर सेंटीमीटर में बात करोगे तो 10⁻⁻13 13 आ जाएगा। और डायमीटर ऑफ एटम जो होगा, पूरे एटम का जो डायमीटर होगा 10⁻⁻10 मीटर का हो या 1 एंगस्ट्रॉम का हो या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का हो। ये वैल्यू आपको याद रखना है। अब आ जाओ, क्या बात करने वाले बेटा हम लोग, ड्रॉबैक सर। क्या क्या गलती हुआ सुनो। इसका पहला गलती सुनो। रदरफोर्ड ये तो बोल दिया था कि एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक एटम स्टेबल क्यों होता है, उसका स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाया था। कहां गड़बड़ किया था, देखो एक मजेदार चीज, उसका एक मजेदार गलती देखो यहाँ पर, ये वो गड़बड़ किया था। रदरफोर्ड क्या बोला, मैक्सवेल का एक थ्योरी है जिसके मुताबिक अगर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा
तो वो एनर्जी लूज करेगा। वो इस कंसेप्ट को यहां अप्लाई किया, बोला इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज, और जब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो इसका एनर्जी क्या होगा बोलो, कम होगा। और जैसे जैसे इसका एनर्जी कम होगा तो इसका जो घूमने का ताकत है वो भी घटेगा। इसका देखो तो ऑर्बिट ऐसे होगा, और अगर ऐसा चलता रहा तो थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ टकरा न्यूक्लियस जाएगा। मिल जाएगा। हाँ सर। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टकरा गया तो इसका दूसरा मतलब होगा कि न्यूक्लियस एक एटम को डिस्ट्रॉय, ये पूरा कोलिजन की वजह से वो एटम डिस्ट्रॉय हो गया। और बोल बेटा अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया इसका मतलब दुनिया खत्म, क्योंकि इस दुनिया का हर एक चीज तो एटम से बना हुआ है। हाँ लेकिन सर। हम लोग इस वक्त बैठ के इस बातचीत को कर रहे हैं, मतलब दुनिया जिंदा है, इसका मतलब ये थ्योरी गलत है। हाँ सर। समझ रहे बात? जी सर। तो यहां से देखो एक मजेदार क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। तो रदर, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि रदरफोर्ड का जो भी कंसेप्ट के मुताबिक उसका ऑर्बिट था, उस ऑर्बिट का शेप क्या था, तो रदरफोर्ड का ऑर्बिट का शेप का अगर बात करते हैं, बोर का ऑर्बिट का शेप का बात करते हैं, और अभी भी बेटा एक और नाम पे भी बात किए थे, सोमरफेल्ड इसका। हाँ, तो बताओ तो बोर का ऑर्बिट क्या था, शेप? सर्कुलर सर। सर्कुलर। इसका क्या था बेटा? इलेक्ट्रिकल। एलिप्टिकल। तो इसका सुन ले आंसर। स्पाइरल। देखते ये स्पाइरल जैसा हुआ। हाँ सर। तो रदरफोर्ड का मॉडल में याद रखना उसका जो ऑर्बिट का शेप था वो स्पाइरल था। और चूंकि स्पाइरल था इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, मूव करेगा, एनर्जी घटेगा, एनर्जी घटेगा तो ऑर्बिट घटेगा, ऑर्बिट छोटा होगा तो जाकर न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। जी। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैक्सवेल का लॉ भी तो गलत हो सकता है। नहीं नहीं, वो उसका क्राइटेरिया कुछ और था बेटा, वो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा था। हर लॉ का अपना कंडीशन होता है ना कि कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है सर। अब देखो आगे सुनो, रदरफोर्ड ये तो बोल दिया था कि एटम न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमेगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाया था। ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियस के आसपास किस पैटर्न पे घूमेगा। और अगर बात करते हैं हम लोग कैल्शियम का, उसके पास तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे घूमेगा। हाँ, इसके बारे में, जबकि आज हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से, भाई ऐसे बंटवारा होगा, 2-8। इसका ऐसे बंटवारा होगा, याद है बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन? जी सर। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़े हैं ये टर्म? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। जी सर। जी सर। अरे भाई ये आपका क्वेश्चन में हुआ करता था, ये जो लिखे ये क्या, हाँ, यही है ना सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर। हाँ सर, 2n²। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रदरफोर्ड नहीं बोल पाया था, ये उसका गलती में काउंट हुआ। तो अगर आपसे पूछेंगे कि फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट दिया कौन, बंटवारा किया कौन, डिस्ट्रीब्यूशन किया कौन, तो आंसर याद रखना, आंसर है बोर। बोर। आगे फिर से आपके सामने ही आएगा। अगला देखो क्या हुआ और कहां फिल कर गया, पढ़ो इसको। पढ़ा? जी सर। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है सर? पढ़ लिया ना सब तुम लोग बेटा? अब जो बोलने जा रहे वो सुनो। ये बात अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सुनो, अगर बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को अगर समझना है तो ये पूरा कहानी है बेटा, लेकिन कहानी के में बीच में कुछ गोल गोल घुमाव आएगा, उस घुमाव को समझने के लिए आपको वेट करना होगा। तो ध्यान से देखो, आप एक पैटर्न को समझने का कोशिश करो। आप देखो बेटा, आपको पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में पीछे ले जा रहे हैं और अचानक से सामने ले जा रहे हैं। जैसे रदरफोर्ड पढ़ाते पढ़ाते आपको हम बोर तक ले गए, बोर के आगे सोमरफेल्ड पे भी ले गए कि भाई इसका ऑर्बिट ऐसा होगा, इसका ऑर्बिट ऐसा होगा।
और रदरफोर्ड पढ़ाते पढ़ाते वापस भी लेकर के आए कि थॉमसन का मॉडल पे बात की है या डाल्टन का मॉडल पे बात की है। तो हमारा ये पढ़ाई पेंडुलम का तरह चलता रहेगा, आगे जाकर फिर थोड़ा पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, क्योंकि बेटा एक बार में पूरा नॉलेज एक साथ आप यहाँ पे गैदर नहीं कर पाओगे। तो जब तक आपको हम ये नहीं समझा दे कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तब तक आपको इस लाइन का मतलब हम नहीं समझा पाएंगे। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो फिलहाल इसको आप पेंडिंग में डालकर छोड़ दो। जब हम लोग वहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ लेंगे तब आकर देखना, आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगा कि रदरफोर्ड क्या नहीं बोल पाया था। एनीवे, जैसे कि एक दो बात अभी आपसे और कर ले। अगेन जैसे कि बात की ना बेटा, अरे यहाँ क्वेश्चन आ गया, होल्ड पे डाल दो इस क्वेश्चन को। यहाँ पहले मेरा क्वेश्चन पूछो। ऑर्बिट का कई सारा नाम है, क्या आप बता सकते हैं कि ऑर्बिट का और क्या क्या नाम है? शेल, वेरी गुड। और कोई नाम? इमेजिनरी लाइन सर। ना। अब इसका नाम सुनो, इसका एक और नाम है एनर्जी लेवल, इसका एक और नाम है लेवल, इसका एक और नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है मेजर क्वांटम नंबर, इसका एक और नाम है सीनियर क्वांटम नंबर। देख लो कितना सारा नाम है। फिलहाल एक जानकारी आपके लिए ज्यादा जरूरी, ऑर्बिट कुछ और नहीं, एनर्जी का दूसरा रूप है बेटा। जितना ज्यादा एनर्जी होगा ऑर्बिट का साइज उतना बड़ा होगा, जितना एनर्जी कम होगा ऑर्बिट का साइज उतना छोटा होगा। ये सब कुछ पकड़ के चलो, आगे पीछे होते रहेंगे। समझ में आया लॉजिक क्या बोले? एनर्जी का, ऑर्बिट का एक और नाम शेल, शेल का एक और नाम एनर्जी लेवल, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। होल्ड पे रखना, आगे जरूरत पड़ेगा। आ जाओ क्वेश्चन पे बात करते हैं। देख बेटा, जेई बहुत पुराना, तुम लोग का पैदाइश से पहले का क्वेश्चन है, पढ़ सवाल को जवाब दे। न्यूक्लियस हो, एटम, यस सर, न्यूक्लियस सर। ठीक है, जी सर, जी सर। पढ़ अगला सवाल। सर बी, सी होगा, जी सर, सर सी का मतलब क्या होगा सर? न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस। अब देखो, न्यूट्रॉन्स आर ब्यूरिड डीप इन द न्यूक्लियस, मतलब ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस के एकदम गहराई के अंदर न्यूट्रॉन को रखा गया है, एकदम गहराई में न्यूट्रॉन्स को। तो भाई रदरफोर्ड के टाइम पे वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था? न्यूक्लियस का सर। और उस टाइम तक तो ये नहीं पता था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर में पाया जाता, सिर्फ ये पता था कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में बैठा हुआ, यही है ना भाई? हाँ सर। ये लाइन हो ही नहीं सकता, न्यूट्रॉन का बात ही नहीं आ सकता रदरफोर्ड में। और ये होगा, बोला था ना आसपास में घूमेगा। हाँ सर। चलो 2002 में पूछा गया, देखे तो इस बार कौन आंसर देगा? सी होगा, सर सी, सर सी 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 सर सी। देयर एटम। बोल आंसर। सर सी सर सी सी। होगा सी सबका आंसर? हाँ सर। गलत हाँ जवाब। सर। देख कैसे फंसा। चल पहले मेरे सवाल का जवाब देना। अल्फा पार्टिकल क्या पढ़ाए थे बेटा आपको हम? हीलियम प्लस प्लस। हीलियम एटम पढ़ाए थे या डबली पॉजिटिव हीलियम आयन पढ़ाए थे? पहले ये बताओ। हीलियम आयन सर। हीलियम आयन, एटम तो नहीं पढ़ाए थे, है ना? नहीं सर, एटम ने। क्या बोल, अगला पॉइंट समझना बेटा। हीलियम एटम कैसे होता है? ऐसा होता है, यानी हीलियम एटम के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो बोल He++ में क्या पाया जाएगा? दो प्रोटॉन और
हाँ अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना ये बनेगा। हाँ बोल समझ रहा? हाँ सर। सर एक और जवाब बताइए दे। सर, कैसे सर, कैसे सर वो वाले 2 न्यूट्रॉन जब आएगा? अबे ढक्कन, हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो बचेगा उसको आप कैसे लिखोगे? क्या ये जानते हो? दोनों क्लास चलाएगा हाँ क्योंकि हाँ सर, हाँ सर, समझ गए समझ गए। अरे दो बुड़बक, प्रोटॉन निकल गया, समझ निकला गए ना? सर। हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब He++ के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और कुछ मिलेगा? नहीं सर। नहीं सर, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। यस मैम, यस सर। जी इसका सर। मतलब He++ एक्चुअली में क्या हो गया? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई सर। वो एटम नहीं है। समझा रे गधे लोग? जी सर। चल अगला अगला आंसर बोल। सर सी। हाँ सर सी। सी। सर। सर हाँ बी, सर। (10⁻⁻15 मीटर। सर बी, सर बी, या सर बी। ले बोल देख, ये न्यूक्लियस का था, एटम का बोल। 10⁻8 होगा। 10 होगा मीटर में, और सेंटीमीटर में यानी याद रखना 10⁵ का खेल होगा, 1,00,000 गुना। हाँ सर। हाँ सर। देख सब क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन आया हुआ, सब जेई में पूछा है। सर सी, सी सर। सर सर सी, बी सर, बी सर। सी सर। बी कैसे होगा रे ढक्कन? ये होगा। ये मोर देन वन करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो बेटा। आईआईटी हाँ के सर। एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर, एक से ज्यादा सही आंसर भी होता है। जी सर। सर अगर एक से ज्यादा सही होगा तो दोनों आंसर देना होगा कि एक ही देने से चलेगा? नहीं, उस तरह का क्वेश्चन में आपको एग्जाम में लिखा होगा कि मोर देन वन करेक्ट आंसर, वो मेंशन किया होगा, तो आपको समझ जाना होगा इस क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा आंसर ढूंढना है। समझे? ऐसा नहीं कि वो अननोन में छिपा रहेगा। यहां तक का पढ़ाई समझ में आया बेटा? जी सर। नाउ लिसन, थोड़ी देर के लिए आपको फिजिक्स में ले चल रहे हैं। फिजिक्स का कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला आपको हम देंगे, और अगर ये फंडामेंटल है तो इसका मतलब आपको क्या करना है बेटा? आपको रटना है सर। रट जाना है इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ फॉर्मूला पे बात करते हैं बेटा, क्योंकि अगर ये पकड़ के चलोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कई हिस्सा को आप समझ पाओगे। ये देखो, आपको पता होना चाहिए कि दो चार्ज का सिंबल Q1 और Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का ये फॉर्मूला पढ़े बेटा, आपको याद है? कूलम्ब्स में है तो है ना? कूलम्ब्स और में K है। का याद रखना, K = 1/4πε0, जिसका वैल्यू ये होता है। ये रटना है हाँ। सब आपको। सीजे सिस्टम में K का वैल्यू 1 लेना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये चार्ज का फॉर्मूला है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम में है। वर्क डन का फॉर्मूला Q × V, यहाँ पर Q का मतलब चार्ज है और V का मतलब क्या है बेटा? पोटेंशियल है। पोटेंशियल सर। हाँ, ये सब फॉर्मूला बेटा आपके नोट्स पे दिया हुआ है, आगे चल के ये जरूरत पड़ने वाला है, इसको ध्यान में रखना। आपको फिजिक्स में भी देखने ये सब जरूरत पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं सुन लो। ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है बेटा, इस वक्त जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और ज्यादातर ये बेटा जेई के एग्जाम में पूछता है, कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो थोड़ा सा लॉजिक पे बात करेंगे, समझना है यहाँ पर। ये देखो, मान लो हमारे पास, कहाँ गया भाई?
ये देखो, मान लो हमारे पास ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और देख लो क्या हुआ रे, हैंग हो गया सर। ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल हाँ सर। न्यूक्लियस के पास गया। अब यहाँ पे कुछ चीज को समझो, ये व्हाइट कलर का अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आया बेटा, बोल यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये वापस जाएगा। हाँ सर। क्या इसके आगे अब बढ़ने का चांस है बेटा इसको? नो सर। नहीं। नो सर। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंचा है उस दूरी का नाम होगा आर बेटा, और इस आर को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये अल्फा पार्टिकल किस हद तक, कितना नजदीक तक उस डिस्टेंस को अप्रोच कर सकता है, इस डिस्टेंस को बेटा हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनो, ये कुछ फॉर्मूलाज है, बोलो फिर से समझना। ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, आया, ठीक है, यहां तक पहुंचा और यहां से वापस चला गया, यानी कि ये डिस्टेंस बेटा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक, इसके बाद ये वापस चला गया। बोल इस पॉइंट पे आकर के अल्फा पार्टिकल फॉर अ मोमेंट रुकेगा, तो उस टाइम जानते हो क्या होगा, उसका पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम जी लोग सर। अगर पोटेंशियल एनर्जी का, तो अभी भी याद करो तुमको एक फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाय R, और के का वैल्यू ये था, तो है ना ये पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। अब Q1 Q2 क्या चार्ज है, समझना है यहाँ पर, समझना है यहाँ पर। तो ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। यहाँ पर एक लैंग्वेज सिखाने जा रहे, बहुत अच्छे समझना है। अल्फा पार्टिकल He प्लस प्लस, तो इसका चार्ज 2E हो सकता है व्हेन E इज चार्ज। ध्यान से सुनेगा, व्हाट इज E, ध्यान से सुनेगा, व्हाट इज E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू -1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम होता है, या -4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 ESU, यही होता है ना। हाँ सर। ध्यान से सुन एक लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जाए कि Na प्लस का चार्ज कितना है, तो आंसर होगा E। क्यों? अच्छा, अब इसको ऐसे समझो, बोलो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? प्लस हो जाएगा। सेम होगा, है ना। सर। इसलिए बेटा प्रोटॉन का सिंबल भी बेटा हम लोग E यूज करते हैं, तो चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों का सिंबल E। बस साइन का ध्यान रखना, साइन माइनस में होगा या प्लस में होगा, समझे बात। तो इसी कंसेप्ट से बोल, इसी कंसेप्ट से ये हीलियम है, अल्फा पार्टिकल है, He प्लस प्लस है, बोल इसका चार्ज 2E। ये कौन है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये लैंग्वेज का अच्छे से समझ जाना, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज Ze, फॉर्मूला समझ लो है, बोल ध्यान से बोलना, बोल न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ना न्यूट्रल? सर पॉजिटिव सर, पॉजिटिव।
और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो रहा है? इसका बात होगा ना, इसका बात होगा? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का बात प्रोटॉन है। का, है ना? तो अगर आपसे हाँ। पूछा जाए, ध्यान से बोलेगा, बोल सोडियम का पास जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 11 पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। हाँ सर। 11 पॉजिटिव चार्ज को हम लिख सकते हैं 11E, क्योंकि अभी भी बताया बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पी का चार्ज सेम होगा 11E। जी हाँ सर। सर। हाँ सर। तो बोलते बेटा, फिर से एक बार बता, तो कैल्शियम 20 होता है, 40 होता है, तो बोल इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? 20। 20E। 20। अच्छा, इसका 11 होता, 23 होता, तो 11 ही। मान ले एक एटम है X, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, तो बोल इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? ZE। अब समझ में आ रहा? Z, यहाँ देख, हाँ सर। आ गया समझ में? Z। हाँ जी सर। सर। इसका न्यूक्लियस का चार्ज Z और हीलियम का चार्ज 2E। ऊपर फॉलो कर, Q1 का वैल्यू 2E, Q2 का वैल्यू ZE। दिखा रे? हाँ सर। हाँ Q1 सर। Q2 का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया। अब आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होगा, सॉल्व करेगा, यहां से जो R का वैल्यू निकलेगा, ये R का वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच। और एग्जाम में यहां से पूछ सकता क्वेश्चन, फिर से बोल रहे, IIT जैसे एग्जाम में पूछेगा, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा। टच करवा दिए, हजम कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं बेटा। देखो ये सॉल्व करके R का ये डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। यहां तक ओके बेटा? आगे बढ़े? जी हाँ सर। सर। अब कहानी को समझो। आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ने का कोशिश कर रहे, जानने का कोशिश कर रहे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाँ उस सर। स्ट्रक्चर के लिए कई सारा मॉडल आपको पढ़ना पड़ रहा है। आप थॉमसन का मॉडल पे बात कर चुके हैं, वाटर मेटल मॉडल जिसको कहते हैं हम लोग। सर। डाल्टन का मॉडल पे बात हो चुका है, रदरफोर्ड का मॉडल पे अभी भी बात की, और यहाँ रदरफोर्ड का हमारा मॉडल खत्म हुआ। जी सर। तो अगला मॉडल है बोर बेटा। लेकिन बोर मॉडल पढ़ने से पहले आपको कई और चीज का नया जानकारी लेना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत कुछ नया आने वाला है। जब ये नया इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा, तब आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे बोर का थ्योरी क्या कहता है, रदरफोर्ड का गलती कैसे ठीक किया बोर, सब कुछ यहाँ बातचीत समझ में आएगा। और स्पेक्ट्रम पे बात होगा, स्पेक्ट्रम के अंदर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात होगा, कुछ नया और लॉज आने वाला आपके पास, कुछ नया थ्योरी आने वाला आपके पास, तो बहुत कुछ नया आने वाला है। अब बहुत कुछ पढ़ा हुआ भी, जैसे कि वेब कैरेक्टरिस्टिक, ये आप पढ़े हैं बेटा, पढ़े इसको आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। सुन ले बेटा लोग, पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो एक और बार पढ़ ले और आखिरी बार पढ़ ले। लाइफ में दोबारा वेब के मामले में या वेब का प्रॉपर्टी के मामले में, चाहे फिजिक्स में पढ़ने बैठो या केमिस्ट्री में, ये बेसिक फंडामेंटल जो बताने जा रहे बेटा, एकदम फंडामेंटल बताने जा रहे। जो समझने का समझ ले, और अगर फंडामेंटल है तो क्या करेगा? रट जाएंगे। हटेंगे सर। मान लो कि वेब है और एक एक टर्म पे बात करते हैं। यहां देखो, एम्पलीट्यूड, सिंबल ए। क्या होता है एम्पलीट्यूड बेटा? मैक्सिमम हाइट सर। ट्रफ का स्पेलिंग क्या था रे? TROUGF। या फिर एक और लैंग्वेजेस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये फंडामेंटल रट जाइए। एम्पलीट्यूड यानी ग्राफ के मुताबिक ये और ये एम्पलीट्यूड है, यानी वैल्यू के हिसाब से एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है
3 सेंटीमीटर है। बोल रहे पहला समझ में आया एम्पलीट्यूड? हाँ सर। एकदम फंडामेंटल है बेटा, रट जाइए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड का ठीक है, सर। फंडामेंटल 3 तरीके से। ये तो क्रेस्ट का हाइट, क्रेस्ट मतलब इस ऊंचाई को क्रेस्ट कहेंगे बेटा, और इस गहराई को ट्रफ कहेंगे। तो क्रेस्ट का ऊंचाई या ट्रफ का गहराई ले लो, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, जो ग्राफ आप पढ़ रहे हैं बेटा, यहां समझो, आप जो ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ का ये वाला लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला लाइन डिस्प्लेसमेंट को को। रिप्रेजेंट करेगा। समझे बात? एम्पलीट्यूड समझ में आया रे पहला टर्म? हाँ सर। हाँ सर। जी सर, जी सर। दूसरा टर्म सुना, वेवलेंथ, सिंबल लैम्डा। लैम्डा सर। ठीक है, क्या होगा ये, इसका फंडामेंटल क्या रटेगा, सुन ले। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ। चार होता है सर, 4। चल बेटा, जी सर। आपको फंडामेंटल डेफिनेशन दे दिए, ग्राफ पढ़ करके आंसर दो, वैल्यू कितना है वेवलेंथ का? 4 सेंटीमीटर सर। हाँ सर। गलत, 4 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, देखो गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। यहाँ देख, बोल। क्यों सर? देखो समझो, यहाँ पर ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, बोल दो क्रेस्ट का दूरी कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर। 8 सर, 8। 8 सेंटीमीटर। चलो यहां से पकड़ो, ये देखो, ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, दो ट्रफ का दूरी पकड़ो। 8 सर। आ रहा सेम आंसर? हाँ सर। दूसरा तरीका देखो, देखो कई तरीके से पढ़ा जाता है बेटा, सब तरीके से देखो। तो दो क्रेस्ट का दूरी या दो ट्रफ का दूरी को वेवलेंथ कहेंगे। एक और मतलब सुन लो इसका, 1 कंप्लीट साइकिल बोलो या वेव बोलो। चलो इसको चेक करते हैं, बोल। यहां से यहां तक हाफ साइकिल है बेटा, हाँ सर। तो कंप्लीट साइकिल कहां से कहां तक होगा? सर यहाँ 1 तक? to 8। हाँ सर। हाँ सर। तो बताओ, तो डेटा देख करके 1 कंप्लीट साइकिल का वैल्यू कितना आ रहा? 8। देखो 6। सेम आंसर आ रहा है। हाँ सर। तो वेवलेंथ को कैसे याद रखेंगे? फंडामेंटल समझ लो बेटा, दो क्रेस्ट का दूरी, दो ट्रफ का दूरी, या एक कंप्लीट वेव, साइकिल एक कंप्लीट साइकिल बनने में जितना कवर होगा। समझ में आया वेवलेंथ? जी हाँ सर। सर। तीसरा पे आ जाओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल बेटा, देखो क्या पढ़ोगे इसको आप? नू। नू। क्या पढ़ोगे? नू। नू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है समझना, यहाँ पर डेफिनेशन सुनना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल वेव पर सेकेंड। फंडामेंटल देख ले बेटा, रट जा। ये सब फंडामेंटल रटा रहेगा तो ही देखना बेटा आगे बात समझ पाओगे। जैसे कि एम्पलीट्यूड का फंडामेंटल क्रेस्ट का ऊंचाई, ट्रफ का गहराई या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेवलेंथ का फंडामेंटल दो क्रेस्ट का दूरी या दो ट्रफ का दूरी या एक कंप्लीट वेव की बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल समझ ले, क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। एक सेकंड में कितना साइकिल?
सर ऑसिलेशन भी तो हो सकता है ना। चलो क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक पार्टिकल यहां से अपना सफर शुरू किया और ये सफर करते हुए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा मान लो। और इस सफर को तय करने में मान लो उसको 16 सेकंड टाइम लगा। तो बताओ ग्राफ में जो डेटा आपको दिख रहा है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा? डेफिनेशन पढ़ के बताओ। 1 सर। गलत जवाब। सोलह सेकंड में 16 बार जा रहा है ना सर। चलो ये बताओ 16 सेकंड में कितना साइकिल बना? ग्राफ देखना बेटा। 4 तो सर, 4 तो। कितना साइकिल बना? 1 2 3 4 4। कितना साइकिल बना? सर साइकिल तो 2 है ना। 2। 2। कितना वेव बना? ये 4 होगा शायद। 2। 2 अरे सर। यहाँ से यहाँ हाफ साइकिल हुआ, हाफ वेव हुआ, ये कंप्लीट साइकिल हुआ। 2 ही बनाना रे गधे लोग, वेव पकड़ या साइकिल हाँ पकड़। सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ सर। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो बोल 16 सेकंड में 8। 2 वेव बना, 2 साइकिल बना। सर डेफिनेशन बोलता पर सेकंड। 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 1/8। हाँ समझ ले सर। बेटा लोग, क्लियर कर। क्या हो, सब चुप बैठा हुआ है? हाँ सर। बोलो। बोल बेटा, क्या बोलना, बोल। समझ गए सर। স্যার যদি স্যার 12 পর্যন্ত যেত তাহলে স্যার কি হতো? যদি স্যার 12 तक যায়, মানে যে যদি স্যার যেত 12 পর্যন্ত তাহলে ওটা এটা কি হতো ফ্রিকোয়েন্সিটা? देख बेटा यहाँ समझ, ये अवधि तो बोल। 1.5। अरे ये सर अवधि तो 8/16 মানে 1/16 হতো স্যার। আমি তোর কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বল, কি বলছিস? স্যার বলছি এইটা স্যার 12 পর্যন্ত যেত তাহলে স্যার ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হতো? হ্যাঁ তো এটাই বলছি, যদি 12 পর্যন্ত তাহলে আমি দেখতাম যে এখান থেকে এখানে আসতে কত টাইম লাগছে। মানে স্যার ওটা 1/16 হতো। 16 সেকেন্ড লাগবে না, আরো কম লাগবে, ধরে নাও 12 সেকেন্ড লাগছে। हाँ सर। 12 সেকেন্ড লাগছে साइकिल তো। तो 1.5 होगा ना। হ্যাঁ আর বলে কিতনা সাইকেল, তাহলে এখান থেকে কটা সাইকেল? এটা হাফ সাইকেল, হাফ সাইকেল, और एक হাফ फुल। সাইকেল। তার মানে মানে 3/2 হয়ে যাবে। 1.5 সাইকেল হচ্ছে তোমার 12 সেকেন্ড হ্যাঁ না। মানে এইভাবে লিখবো যে 12 সেকেন্ডে 1.5 সাইকেল, তাহলে 1 সেকেন্ডে বার করো কত আসবে বলো। 1.5/12। 1/8 ही आएगा, करके देखो। बोलो। ঠিক আছে বুঝেছি। बोल बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या याद रखेंगे? नंबर ऑफ साइकिल पर नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। और सुन ले, यूनिट याद रखेगा, हर्ट्ज टाइमिंग बात तो या फिर साइकिल पर सेकंड। बेटा यहीं से डेफिनेशन मिल जाएगा, देखो। ये सर सीजीएस से है।
है इसका सीजीएस है। সিজিএস এসআই বলো, এটা অ্যাবসলিউট ইউনিট, এর সিজিএস এটা বলে কিছু নেই, আচ্ছা বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। तो बोल बेटा कितना टर्म पढ़े हम लोग? एम्पलीट्यूड वेव और फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से सुन ले, रिवीजन सुन ले। अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ बोल, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड? Height of the crest. व्हाट इज वेवलेंथ? Distance between two crests or two अरे नहीं बेटा, drops. या ग्राफ से डेटा देख करके आंसर बोल कितना टू होगा। से टू अच्छा, वेवलेंथ कितना है? 8 अरे अभी तो पढ़ा ना बेटा। 8 सर 8। दो क्रेस्ट का दूरी पकड़ो, दो ट्रफ का दूरी पकड़ो, और अगर मान लो कि ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, यहां तक ट्रैवल करने में 16 सेकंड का टाइम लगा, तो बोल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया? 2 अबे अभी पढ़ा ना तुम लोग, किसका 2 के पीछे पड़ा हुआ यार? कितना आया था फ्रीक्वेंसी हम लोग का? 1/8. 1/8. 1/8 आया था ना? हाँ सर। चलो अब आगे सुनो, अब कुछ और चीज बताना जरा, अगला चीज सुनो। फ्रीक्वेंसी के बाद 4 नंबर प्रॉपर्टी, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का डेफिनेशन सुनो, सिंबल सुन लो, कैपिटल टी, ठीक है? और डेफिनेशन सुनो क्या है। डेफिनेशन है टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो आपके पास ग्राफ है, डेटा देख करके आंसर बोलो, टाइम पीरियड का वैल्यू बोलो। 8 सेकंड सर। 6 seconds sir. बोलो यहां से यहां तक कितना कंप्लीट साइकिल है बेटा, बोल। कंप्लीट साइकिल Sir 2. 2 कंप्लीट साइकिल में 16 सेकंड लगा, एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगेगा बेटा? 8 सेकंड। सिंपल, ठीक है? टाइम पीरियड का डेफिनेशन समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। 4 टर्म सिखा दिए बेटा, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब आओ एक और चीज पे बात करेंगे। मान लो क्या डेटा हमारे पास है। अब अगर बात करेंगे कि पार्टिकल यहां से अपना जर्नी शुरू किया और यहां पे अपना जर्नी खत्म किया, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी का मतलब होगा डिस्टेंस बाय टाइम। बोल बेटा कितना डिस्टेंस हो रहा? 16 सेंटीमीटर। टाइम कितना है? 16 सेकंड। वेलोसिटी 1 मीटर पर 1 सेंटीमीटर सर। वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कितना टर्म हो गया बेटा हमारे पास? 5 टर्म है ना? अब कुछ टर्म और सुनो। नेक्स्ट टर्म 6 नंबर, वेव नंबर, सिंबल नू बार। वेव नंबर, सिंबल नू बार। अब सुनो इसका डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। फंडामेंटल है बेटा, रट जाओ इसको, समझा देते समझ लो। ग्राफ देख करके बोलो कितना वेव बना? जवाब दे। 4 sir. 4 सर। अभी 4। भी तुम लोग का 4 वेव दिख रहा रे। नहीं सर, साइकिल 2 है। साइकिल भी 2 है, वेव भी 2 है। ओके sir. सर। ये हाफ वेव कहलाएगा बेटा, ये हाफ वेव हुआ, ये अनदर हाफ वेव हुआ, मिलकर के एक वेव बनता है, या वन ऑसिलेशन भी कहोगे आप, एक ही बात है। हाँ सब सर। लैंग्वेज पकड़ के रखो। तो जवाब दो रे। हमारे ग्राफ में जो भी स्क्रीन पे आपको ग्राफ दिख रहा है, उस ग्राफ में कितना वेव बना?
तो 2 waves sir. और कितने लेंथ में बना? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर में 2 वेव बना। हाँ सर। डेफिनेशन बोल रहा है कितना वेव बना यूनिट लेंथ में, यानी एक लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना बन रहा है बोल? 1/8। 1/4। 1/8. तो ये 1/8 सर, 1/8। तो यहाँ पर वेव नंबर का वैल्यू क्या हुआ? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब कुछ और अलग से फॉर्मूला बता रहे, उस पर ध्यान से सुनो। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा मिसमैचिंग हो गया है, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, पर होपफुली आप समझदार हो, आप समझ भी जाओगे। यहाँ सुन रहे, सुन, वेव नंबर का एक और डेफिनेशन याद रखना, 1/वेवलेंथ। डेटा से मिलाकर चेक कर, ऊपर मैच कर रहा? हाँ सर। हाँ सर. फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला याद रखना, 1/टाइम पीरियड। डेटा से मिला चेक कर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर. और फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला डेटा चेक कर। हाँ सर ठीक है। बोलो। समझ में आ रहा हाँ बात? सर. ये आपके नोट्स पे दे दिए बेटा, जो बताया फंडामेंटल है, रट जाओ। समझाने का था जो जो सब समझा दिए। अब सुनो, ये क्यों पढ़ाया गया बेटा आपको, ये देखो क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब आगे बहुत कुछ वेव पे बात होने वाला है। तो वेव पे बात पे तब मजा आएगा जब आपके पास एम्पलीट्यूड का नॉलेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव नंबर, इन सब का नॉलेज अगर आपके पास है, इन सब का आपस में रिलेशन अगर आपको याद है, तो बेटा ये कहानी आगे चलेगा। तो आज का क्लास बेटा यहीं तक। अगले क्लास का टास्क सुन लीजिए, ये प्रॉपर्टी तैयार करके आइए। यानी अभी जो पढ़ा है बेटा, ये जरूरत पड़े इस वीडियो को तुम लोग बार बार देखो, जो फंडामेंटल पे जोर दिए उसको समझो, याद करो। नोट्स में आपको सब कुछ दिया गया, वहां से पढ़ो डेफिनेशन वगैरह, और इसको फॉर्मूलाज वगैरह को याद करके आओ। अगले क्लास बेटा हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये जो भी पढ़ेंगे बेटा, ये भी सुन लो, ये थ्योरी भी एक गलत थ्योरी आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगले क्लास में पढ़ाएंगे। पहले तो पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे ये गलत है, फिर उसको ठीक करने के लिए एक और थ्योरी पढ़ाएंगे, क्वांटम थ्योरी। और फिर क्वांटम थ्योरी से आपको हम पहुंचाएंगे बेटा बोर्स के थ्योरी में। ये अभी पूरा चक्कर बाकी है। और इसी बीच आपको एक और नॉलेज देंगे जिसका नाम होगा स्पेक्ट्रम का नॉलेज होगा, तब बोर्ड तक पहुंचेंगे। तो ये बेटा रास्ता दिखा दिया आगे कैसे क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगले क्लास में आपको क्या तैयार होकर के आना है बेटा लोग? सर वेवलेंथ का पूरा फंडामेंटल नॉलेज। सर. ये जो भी फंडामेंटल, साथ में जितना भी फिजिक्स का फंडामेंटल फॉर्मूला दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कांस्टेंट का वैल्यू का, ये सारा याद करके आइए बेटा, तो ही का बात बनेगा। हाँ सर. ठीक है, जी आज का सर। क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।